नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर। आज का हमारा विषय है केंद्रीय मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल के ऊपर चर्चा करने से पहले थोड़ा सा विचार अपन संविधान में इनके बारे में जो प्रावधान किए गए हैं उन अनुच्छेद के ऊपर थोड़ा सी दृष्टि डालेंगे। संविधान के अनुच्छेद 74, 75, 77, 78 और 88 में मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान किया गया है। 74 में ये व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति के कार्यों में उसकी सहायता, परामर्श और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। एक बार वो मंत्री परिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, लेकिन यदि मंत्री परिषद ने पुनः सिफारिश कर दी तो उस सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होता है। अनुच्छेद 75 में मंत्रियों के बारे में प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति किस तरह से होगी, उनका कार्यकाल क्या होगा, उनके क्या उत्तरदायित्व होंगे, ये सब कुछ अनुच्छेद 75 में प्रावधान किया गया है इनके बारे में। 77 जो है उसमें संघ की समस्त कार्यपालिका या कार्यकारिणी शक्ति या कार्यपालिका के आदेश जो होंगे वो कार्यपालिका शक्ति का संचालन राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा, अर्थात देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाएगा। 78 जो अनुच्छेद है उसमें प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है और जो अनुच्छेद 88 है उसमें मंत्रियों के सदन में बोलने, उनके विचार व्यक्त करने और मतदान के बारे में वर्णन किया गया है। लेकिन ये जो पांचों अनुच्छेद है उनमें सबसे प्रमुख जो अनुच्छेद है मंत्री परिषद के बारे में वो है 74 और 75। 74 अनुच्छेद जो है वो एक तरह से मंत्री परिषद का संवैधानिक आधार है और इस 74 के तहत ही मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। अब अपन देखते हैं कि किस तरह से मंत्री परिषद का गठन होता है, किस तरह उनकी नियुक्ति की जाती है और किस तरह की रचना मंत्री परिषद की होती है। मंत्री परिषद के बारे में जो प्रावधान है उनको हम मुख्य रूप से 3 पार्ट में मैंने यहाँ पर विभाजित किया गया है। और पहला पार्ट मैंने बनाया है कि मंत्री परिषद की नियुक्ति या मंत्रियों की नियुक्ति। दूसरा जो मैंने यहाँ पे पार्ट बनाया है वो है कि इसकी संरचना, और तीसरा है मंत्रियों के दायित्व है। और इसके पश्चात अपन मंत्रिमंडल पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि किस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अनुच्छेद 75 में ये प्रावधान किया गया है कि मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से मंत्रियों की नियुक्ति करता है। यहाँ पर प्रधानमंत्री का विशेष अधिकार होता है। प्रधानमंत्री मंत्रियों के नामों की सूची बनाकर राष्ट्रपति को देता है, अर्थात सिफारिश प्रधानमंत्री करता है कि ये मंत्री परिषद में शामिल किए जाने हैं और राष्ट्रपति केवल उनकी औपचारिक घोषणा करता है। अर्थात इस तरह से मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मंत्री संसद के दोनों सदनों में से लिए जा सकते हैं, अर्थात राज्यसभा में भी लिए जा सकते हैं और लोकसभा से भी लिए जा सकते हैं। एक और प्रावधान है कि इन दोनों का सदस्य उस समय अगर नहीं है तो भी किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री मंत्री बना सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंतर्गत दोनों सदनों में से किसी एक की सदस्यता लेनी होती है। अब हमारे सामने यह आता है प्रश्न कि प्रधानमंत्री कितने मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, अर्थात अपने मंत्री परिषद में कितने मंत्री बना सकता है प्रधानमंत्री। देखिए 2003 तक ऐसा हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं था और प्रधानमंत्री अपने विवेक से मंत्री की संख्या निर्धारित करता था। अर्थात धीरे धीरे ये होने लग गया कि मंत्री परिषद की संख्या बढ़ने लग गई और राजकोष पे भी बहुत सारा उनकी सुविधाओं पे, उनके वेतन भत्तों पे खर्च आने लग गया। तो जब 51वां संविधान संशोधन हुआ हमारा 2003 में, उसके पश्चात ये निर्धारित कर दिया गया कि लोकसभा की जितनी सदस्य संख्या होगी उसके 15% से ज्यादा मंत्री प्रधानमंत्री नहीं बना सकता है। अर्थात अगर अपन देखें तो वर्तमान में जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या हमारी 545 होती है और अगर हम उसका 15% निकालते हैं तो वो बनता है 81.75, अर्थात 82 की संख्या तक मंत्री परिषद में मंत्री बनाए जा सकते हैं।
यहाँ मैं आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि इस 15% से ज्यादा नहीं बना सकता। कम होंगे तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा वो नहीं बना सकता। इस तरह मंत्री परिषद को बनाने का अधिकार प्रधानमंत्री का होता है और प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति उसे नियुक्त करता है। जब राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति की उद्घोषणा कर देता है, उसके पश्चात मंत्री को भी वैसे ही शपथ दिलाई जाती है जैसे कि प्रधानमंत्री को दिलाई जाती है। अर्थात राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है और एक मंत्री भी उसी तरह ये 4 बातें अपनी पद की शपथ में लेता है जैसा प्रधानमंत्री लेता है। मैं एक बार पुनः आपके सामने इसको रिपीट कर देती हूँ। एक मंत्री भी जब शपथ लेता है तो वो कहता है, 4 बातें कहता है कि मैं भारत के संविधान में सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, मैं भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता को अक्षुण्ण रखूंगा, अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा, भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। इसके साथ ही वो अपने पद की गोपनीयता की भी शपथ लेते हैं और उस गोपनीयता की शपथ में एक मंत्री इस तरह से अपनी शपथ लेता है कि जो विषय संघ के मंत्री के रूप में मेरे समक्ष आते हैं या मुझे ज्ञात होते हैं, उनको मैं किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समक्ष तब तक प्रकट नहीं करूंगा जब तक कि मेरे कर्तव्यों का, एक मंत्री के रूप में मेरे कर्तव्यों का निर्वहन करना मेरे लिए, उसके लिए जरूरी हो जाता है। अर्थात जिस तरह से प्रधानमंत्री पद और गोपनीयता की शपथ लेता है, वैसी ही शपथ एक मंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है और मंत्रियों के वेतन भत्ते वो निर्धारित करने का जो कार्य है वो हमारे यहाँ पर संसद को दिया हुआ होता है और संसद जो निर्धारित करती है वो वेतन और भत्ते और वो सुख सुविधाएं एक मंत्री प्राप्त करता है। इस तरह मंत्रियों की नियुक्ति होती है। अब अपना दूसरा जो पार्ट था मंत्री परिषद के बारे में, वो है कि इस मंत्री परिषद की संरचना किस तरह की होगी या उसमें कौन कौन व्यक्ति शामिल होंगे। देखिए, मोटे रूप से ज्यादातर विद्यार्थियों को ये चीज पता है कि 3 तरह के मंत्री होते हैं। तो जब प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का गठन करता है तो 3 तरह के मंत्री बनाता है। एक कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होता है। कैबिनेट मंत्री वो मंत्री होते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण विभाग देता है, जैसे गृह विभाग, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, विदेश विभाग। ये जो विभाग होते हैं, जो मुख्य होते हैं, वो कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं और ये जो होते हैं वो मंत्रिमंडल अर्थात कैबिनेट के सदस्य होते हैं और मंत्रिमंडल की जब बैठक होती है तब यही सदस्य उसमें शामिल होते हैं और नीति निर्धारण और महत्वपूर्ण निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरी जो कैटेगरी होती है वो राज्य मंत्री की होती है। राज्य मंत्री को किसी मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार दिया भी जा सकता है और उन्हें कैबिनेट मंत्री के सहयोगी के रूप में भी बनाया जा सकता है, नियुक्त किया जा सकता है। जब वो अपने मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार होता है तो स्वतंत्रता पूर्वक अपने मंत्रालय का कार्य देखते हैं, लेकिन अगर वो सहयोगी के रूप में बनाए जाते हैं तो वो कैबिनेट मंत्री के मार्गदर्शन में उनके उत्तरदायित्व को पूरा करने में उनकी मदद करते हैं। ये जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कैबिनेट में जब इनसे संबंधित मंत्रालयों पे कोई चर्चा होती है, इनसे संबंधित कोई विषय चर्चा में रखा जाता है तो कैबिनेट उन्हें या मंत्रिमंडल उन्हें आमंत्रित करती है, तब ये उसकी मीटिंग में भाग लेते हैं। तीसरी कैटेगरी जो होती है वो होती है उप मंत्रियों की। उप मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही इन्हें कोई स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। इन्हें कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की उनके कार्यों में मदद करने के लिए लगाया जाता है। ये कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं। इस तरह मंत्री परिषद की में 3 तरह की कैटेगरी होती है मंत्रियों की और ये तीनों मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा मैं आपको और एक चीज स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पे 2 पद और बनाए जाते रहे हैं। जैसे एक होता है संसदीय सचिव। इनके पास कोई विभाग नहीं होता है, ये वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता के लिए ही बनाए जाते हैं, लेकिन एक परंपरा थी कि हमारे संसदीय सचिव भी बनाए जाते रहे हैं। हालांकि राजीव गांधी सरकार के पश्चात इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन जब भी सरकार इस तरह की नियुक्ति करती है, संसदीय सचिव बनाती है, तो वो भी हमारे मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक और नई हमारे यहाँ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में एक पद क्रिएट किया गया है, उप प्रधानमंत्री का पद।
ये जो उप प्रधानमंत्री जब भी बनाए जाते हैं, ये राजनीतिक कारणों से हालांकि बनाए जाते हैं, लेकिन ये भी मंत्रिपरिषद के सदस्य होते हैं। और बहुत सारे हमारे यहाँ पे उप प्रधानमंत्री शुरू से बनाए गए हैं। जैसे अगर हम शुरू की व्यवस्था देखते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। बाद में मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह, जगजीवन राम और वाई चौहान भी बने थे, वाई बी चौहान भी बने थे। उसके पश्चात अगर आप देखते हैं तो देवीलाल उप प्रधानमंत्री के रूप में काफी चर्चा का विषय रहे थे। उप प्रधानमंत्री उन्हें बनाया गया था। और बाद में 2000 जब 4 तक अटल बिहारी गवर्नमेंट थी, उस अटल बिहारी गवर्नमेंट में भी अगर अपन देखते हैं तो श्री लालकृष्ण आडवाणी को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो वो भी हमारे इसके सदस्य होते हैं मंत्रिपरिषद के। इस तरह मंत्रिपरिषद में 3 मंत्री और इस तरह के अगर कोई पोस्ट क्रिएट की जाती है तो वो भी मंत्रिपरिषद में शामिल होते हैं। अब मंत्रिपरिषद की संरचना, मंत्रियों की नियुक्ति, उसके पश्चात अपन देखते हैं कि मंत्रियों की क्या भूमिका होती है, ये मंत्री अपना कार्य किस तरह से करते हैं। अनुच्छेद 75 में जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें 2 तरह के उत्तरदायित्व यहाँ मंत्रियों के बारे में निर्धारित किए गए हैं और 2 तरह के कार्य 2 तरीके से ये करते हैं। एक होता है मंत्रियों का सामूहिक उत्तरदायित्व और दूसरा होता है उनका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। सबसे पहले अपन देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सबकी संयुक्त रूप से जिम्मेदारी होती है, अर्थात देश के प्रशासन की उनकी कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के कार्यों की सभी की संयुक्त जिम्मेदारी होती है। एक टीम के रूप में ये कार्य करते हैं। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट लिखा हुआ है और ये हमारी संसदीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख विशेषता भी होती है कि मंत्रियों की सामूहिक जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 75 में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया है कि मंत्री गण या मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। अब इस सामूहिक उत्तरदायित्व के जो उदाहरण है जो कार्य रूप में उन्हें परिणित करते हैं वो 2 तरीके से होती है। पहले ये होती है कि जब भी लोकसभा मंत्री परिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करती है तो सारे के सारे मंत्री वहां पर हटते हैं, चाहे वो मंत्री लोकसभा का हो, चाहे वो मंत्री राज्यसभा से लिया गया हो, लेकिन सारे के सारे मंत्री एक साथ हटते हैं। इसी तरह अगर मंत्री परिषद राष्ट्रपति को लोकसभा विघटित करने की सिफारिश करती है तो भी पूरे के पूरे मंत्री जाते हैं, अर्थात वो एक साथ आते हैं और एक साथ जाते हैं। और इसलिए एक कहावत भी अपने यहाँ पे प्रचलित है कि सारे मंत्री एक साथ डूबते हैं और एक साथ तैरते हैं। तो पहला जब भी मंत्री परिषद हटेगी तो एक साथ ही हटती है, तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत वहां पर परिलक्षित होता है। दूसरा सामूहिक उत्तरदायित्व का जो सिद्धांत है वो इस तरह के से क्रियान्वित किया जाता है कि मंत्रिमंडल के जो निर्णय लिए जाते हैं वो निर्णय सभी मंत्रियों के लिए बाध्यकारी होते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जब मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल में कोई निर्णय लिया जाता है तो मंत्री अपने विचार व्यक्त कर सकता है, उसके विपक्ष में बोल सकता है, अपनी बात रख सकता है, लेकिन निर्णय लेने के पश्चात उसकी ये ड्यूटी होती है कि वो उस निर्णय को क्रियान्वित करे, उसे सफल बनाए और उसका पालन सुनिश्चित करे। यदि कोई मंत्री इस निर्णय से संतुष्ट नहीं है, सहमत नहीं है, तो वो स्वयं त्याग पत्र दे सकता है या फिर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से सिफारिश करके उसको बर्खास्त करवा सकता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत 2 चीजों में काम करता है। पहला, जब अविश्वास प्रस्ताव या लोकसभा भंग होती है तब सारे एक साथ आते हैं, एक साथ जाते हैं और मंत्रिमंडल के निर्णय सभी को सामूहिक रूप से मानने के लिए सभी बाध्य हैं। दूसरा आता है उनकी व्यक्तिगत उत्तरदायित्व। प्रत्येक मंत्री अपने विभाग के कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से भी उत्तरदायी होता है। अगर वो अपने विभाग का कार्य सही ढंग से नहीं करता है और प्रधानमंत्री उससे संतुष्ट नहीं है तो वो उसे त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है या राष्ट्रपति से उसे बर्खास्त करने की सिफारिश कर सकता है। अनुच्छेद 75 में इस व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का भी प्रावधान है। वो इस रूप में किया है कि मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहेंगे। हालांकि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब ये नहीं है कि राष्ट्रपति उसे जब चाहे तब उठा सकता है। यहाँ इसका मतलब होता है कि लोकसभा में बहुमत या विश्वास मत होने के बावजूद भी किसी मंत्री को उठाया जा सकता है और ये प्रधानमंत्री की सिफारिश के आधार पर राष्ट्रपति करता है। तो प्रत्येक मंत्री का अपने विभाग के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी भी होती है। तो मंत्री परिषद में मंत्री 2 तरह से अपनी भूमिका अदा करते हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर संयुक्त रूप से जिम्मेदारी निभाते हैं और व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग के प्रति भी अपने कार्य करते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक चीज और मंत्रियों के बारे में आपको स्पष्ट करना चाहूंगी कि हमारे संविधान में मंत्रियों की कोई विधिक जिम्मेदारी निश्चित नहीं की गई है।
जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी यहाँ पे कि ब्रिटेन में एक व्यवस्था है। ब्रिटेन में राजा के प्रत्येक आदेश के ऊपर संबंधित मंत्री के हस्ताक्षर होते हैं, और यदि उस आदेश से कोई कानून की अवहेलना होती है या कोई उसमें कोई कमी होती है तो उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है। लेकिन भारतीय संविधान में मंत्रियों की इस तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति द्वारा जनहित में जारी किसी आदेश पर किसी मंत्री के प्रति हस्ताक्षर होना आवश्यक नहीं है, और उसकी कोई विधिक जिम्मेदारी संविधान के माध्यम से निश्चित नहीं की गई है। इतना और है कि हमारे यहाँ पे तो जो मंत्री राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है वो भी न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो इस तरह का हमारे यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इस तरह मंत्री परिषद गठित होती है और इस तरह अपना कार्य करती है। अब अपना नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो आता है मंत्रिमंडल के बारे में। देखिए, जनरली या सामान्यतः हम मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल को एक ही मानते हैं और दोनों को हम एक ही अर्थ में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। मंत्री परिषद में सारे तरह के मंत्री शामिल होते हैं और मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री आते हैं। तो जो मंत्री परिषद के कैबिनेट मंत्री होते हैं वही जब मीटिंग करते हैं और मंत्रिमंडल में कार्य करते हैं तो वो मंत्रिमंडल कहलाती है। अर्थात मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट मंत्री होते हैं और मंत्री परिषद में सारे सदस्य होते हैं। तो जो शक्तियां होती है, हम बार बार इस चीज को कहते हैं कि राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का इस्तेमाल मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो वो जो मेन शक्ति इस्तेमाल करती है या यूज करती है वो होती है मंत्रिमंडल, जिसे कि हम कैबिनेट कहते हैं। कैबिनेट जैसे कि सामान्यतः ये व्यवस्था होती है कि वीक में एक बार मीटिंग प्रधानमंत्री करता है और सारे जो डिसीजन लिए जाते हैं, सारे जो निर्णय लिए जाते हैं, सारे जो नीतियां निर्धारित की जाती है वो कैबिनेट के माध्यम से की जाती है। तो जो मेन शक्तियां यूज करती है वो होती है कैबिनेट, और कैबिनेट में ही सारी कार्यपालिका की व्यवहार शक्तियां निहित है और व्यवहारिक तौर पर इसका इस्तेमाल वो करती है। तो अगर हम देखते हैं कि व्यवहार में कि मंत्री परिषद शक्तियों का प्रयोग करती है या ऐसा सुनते हैं कि मंत्री परिषद ऐसा करती है, लेकिन इसका मेन यही है कि मंत्री परिषद नहीं करके मंत्रिमंडल इन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। और मंत्रिमंडल की अगर हम भूमिका देखते हैं तो मंत्रिमंडल ही उच्चतम निर्णय लेने वाली संस्था होती है। अर्थात देश की शासन के बारे में जो भी निर्णय लिए जाते हैं उनकी लेने वाली उच्चतम रूप से उच्चतम संस्था जो है वो मंत्रिमंडल ही होती है। वही देश की मुख्य नीति निर्धारक होती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में वही सरकार की नीतियां बनाती हैं। वही उच्च कार्यकारिणी संस्था होती है, वो उन्हें क्रियान्वित भी करती है। वही राष्ट्रपति को परामर्श देती है और राष्ट्रपति इसके परामर्श को केवल एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, बाद में उसको मानना बाध्यकारी होता है। वही देश की आपदा प्रबंधन का कार्य करती है, वही विधायी और वित्तीय कार्य निपटाती है, वही सभी इन तरह की जो नियुक्तियां राष्ट्रपति द्वारा की जाती है उनकी सिफारिश करती है। अर्थात हम ये कहें कि देश का शासन राष्ट्रपति के नाम से मंत्री परिषद द्वारा ही चलाया जाता है। हम प्रधानमंत्री के बारे में चर्चा कर चुके हैं और हमने ये देखी थी जो प्रधानमंत्री की शक्तियां थी वो वास्तव में मंत्री परिषद के साथ मिलकर प्रधानमंत्री इस्तेमाल करता है। तो देश के शासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो कैबिनेट की होती है, वो ही सारे क्रियाकलाप करती है। मैं एक तरह से आपको फिर स्मरण दिलाना चाहूंगी कि संविधान में सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति की शक्तियों का व्यवहार में प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करेंगे, लेकिन अगर हम देखते हैं तो मंत्री परिषद भी एक बड़ा निकाय हो जाती है, उसमें भी एक मंत्रिमंडल बन जाती है, मंत्री परिषद में मंत्रिमंडल बनती है और वही इन सारी शक्तियों का इस्तेमाल करती है। तो देश के शासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की होती है। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आप लोगों के साथ और शेयर करूंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में जनरली ये क्वेश्चन आया है एक, और एक नया शब्द आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा है और वो कहलाता है किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट क्या होती है, मैं इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री जो है अपने 2-4 ऐसे विश्वास पात्र सहयोगी व्यक्ति रखता है और उनसे परामर्श लेता है, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान करता है, उनसे परामर्श लेकर कार्य करता है, तो उसको किचन कैबिनेट कहा जाता है। और ये भारतीय इतिहास में नई नहीं है, शुरू से ही ऐसी प्रथा चली आ रही है कि प्रधानमंत्री के ऐसे 2-4 व्यक्ति खास होते हैं और उनसे सलाह लेकर वो कार्य करता है, तो उसे हम किचन कैबिनेट कहते हैं। धन्यवाद।